बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़बर बड़ी इम्पॉर्टेंट है और ये उतनी इम्पॉर्टेंट है कि जितनी कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि कप्तान की विकेटें गिरनी शुरू हो गई हैं। पहले डॉक्टर इशरत ने रिज़ाइन किया, अभी चंद दिन उनके बाकी हैं, उनका रिज़ाइनेशन मेरे ख़्याल में कबूल हो चुका है। आज एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट विकेट गिरी है और जो स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यूज़ हैं डॉक्टर वकार मसूद, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। उससे पहले मैं थोड़ा सा उसके साथ साथ एक और आज कैबिनेट की मीटिंग थी, उस कैबिनेट की मीटिंग के दौरान एक एडिशनल एजेंडा पेश किया गया और इस एजेंडे के ज़रिए चेयरमैन एफबीआर को रिमूव किया गया और नया चेयरमैन एफबीआर जो है वो लगाया गया। उसकी बुनियादी वजूहात में से जो सबसे बड़ी वजह थी कि वो जो एफबीआर का डेटा हैक हुआ है और काफ़ी सारी मशीनों का डेटा या तो डिलीट हुआ है या उसके बारे में अभी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या हुआ है उसके साथ। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स इस तरह भी हैं कि जो डार्क वेब है उसके ऊपर वो उस डेटे की फ़रोख्त जारी है, वो डेटा सेल किया जा रहा है। तो इसलिए बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से इस पे करने की ज़रूरत है और ये बताने की ज़रूरत है कि किस हद तक डेटा जो है वो चोरी हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी थी ISI, उन्होंने वार्न किया हुआ था कि आपका ये डेटा जो है वो हैक हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद कोई जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अच्छा, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ और जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि SAPM ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यूज़ डॉक्टर वकार मसूद साहब और जो चेयरमैन एफबीआर रिमूव किए गए हैं आसिम अहमद साहब, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने ज़्यादा डिटेल में तो नहीं गए। डॉक्टर वकार आपको बताया है कि वैसे ही बड़े मोहतात गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने आज 200 से 250 कॉल्स मुझे आई हैं, लेकिन मैंने किसी की बात का जवाब नहीं दिया और उसकी वजह ये थी कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो रात को ये कंफर्म हो गया है कि उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ है। जब ये कंफर्मेशन हुई तो उसके बाद उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने ज़्यादा तफसील में तो नहीं गए वो कि उन वजूहात की बिना पर कि किन वजूहात की बिना पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन जो आउटगोइंग चेयरमैन एफबीआर थे आसिम अहमद, उन्होंने कहा जी कि जो हैकिंग का इशू है प्रॉबेबली ये मेरे ख़्याल में एक वजह हो सकती है। और उन्होंने कहा मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि मुझे क्यों हटाया गया है, लेकिन ये जो हैकिंग की एफ़र्ट हुई है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करता हूँ बीइंग हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, क्योंकि बुनियादी तौर पे मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं इसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करूँ। लेकिन उसके साथ साथ प्राल और जो एफबीआर के IT के मेंबर्स हैं, मैं समझता हूँ उनकी भी ज़िम्मेदारी थी कि वो इसके बारे में करें और एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो और पता चले बुनियादी तौर पे कि ये पूरा इशू किस तरह से हुआ है, डिस्पाइट इसके कि एक वार्निंग भी आपको दी गई थी। इस पर मैं आपको बताऊं कि इस पर बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात अभी तक एफबीआर नहीं दिए। मसलन ये जो सॉफ्टवेयर वो इस्तेमाल कर रहे थे, क्या ये रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर है या किस तरह से वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर था कि जो उनकी हैकिंग और जो कि दुश्मन मुल्क का नाम लिया जा रहा है, इंडिया का कहा जा रहा है कि वहाँ से हैकर्स ने किया है, उसको इंश्योर नहीं कर सके। अभी हम वर्ल्ड बैंक का एक लोन भी ले रहे हैं और उसमें कोई $80 मिलियन से ज़्यादा का एक कंपोनेंट है जो कि सिर्फ IT से रिलेटेड है। तो उम्मीद है कि हम इस तरह के जो रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे, चूँकि बड़ी ख़तरनाक बात है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डेटा है उसमें हम अनरजिस्टर्ड किस्म की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल किसी तौर पे भी ठीक नहीं है। लेकिन ये जो SAPM ऑन रेवेन्यूज़ फाइनेंस एंड रेवेन्यूज़ थे, इनका और चेयरमैन एफबीआर की रिमूवल जो है इसका तल्लक है आपस में। वो तल्लक इस तरह से है कि जब ग्रेड 21 के जो ऑफिसर हैं डॉक्टर इशफाक, उनको चेयरमैन एफबीआर बनाने का फ़ैसला हुआ तो उस टाइम डॉक्टर वकार ने ये फ़ैसला किया कि वो रिज़ाइन कर देंगे, चूँकि वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे
इस डिसीजन के साथ। और दूसरा उनका ये भी था कि ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम है इसके ऊपर और जो IMF की कंडीशनलिटीज़ हैं इसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी अरसे से फाइनेंस मिनिस्टर के साथ उनकी जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि देखें ये अब वक्त आ चुका है कि जब बहुत सी चिड़ियाँ उड़ान करके अपने मुख्तलिफ जो आइंदा के घोंसले हैं वहाँ पे अपनी जो सेटिंग है उनको करने की कोशिश करेंगी। तो ये टेक्नोक्रेट्स से आगाज़ हुआ है। आपने देखा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी आज मुस्लिम लीग नून से रिज़ाइन कर दिया है। तो अब कुछ पॉलिटिकल साइड पे भी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं और बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट ने काम शुरू कर दिया है आइंदा आने वाले सेटअप के बारे में चीज़ों को, यानी चेस पे जो है वो गेम को तय किया जा रहा है कि किसने किसके साथ किस तरह से जो है वो अलाइंसेस बनाने हैं ताकि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो बनाई जा सके। तो इस पर काम शुरू है और इसलिए मैं आपको बताऊं कि हम इकॉनमी के साथ साथ जो पॉलिटिकल इकॉनमी और जो पॉलिटिकल फ्रंट पे होने वाली डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में भी आपको आगाह करते रहेंगे। और ख़ासकर जो रीजन के अंदर अब अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है उसके बारे में भी मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के साथ आइंदा आने वाले चंद दिनों में बात करेंगे ताकि आपको एक पूरा पर्सपेक्टिव जो है वो समझाया जा सके। जो डॉक्टर वक़ार साहब ने रेजिग्नेशन किया है इसकी एक आखिरी इंपॉर्टेंस बात करके मैं अपना इख्तिताम करूँगा। अब फाइनेंस मिनिस्टर का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि देखना ये है कि IMF के प्रोग्राम को वो कैसे चलाते हैं। लग ये रहा है कि हुकूमत IMF से अब अपने रिजर्व्स बिल्ड कर लिए हैं और IMF को खुदा हाफिज़ कहने जा रही है। अगर IMF को खुदा हाफिज़ कहना है तो मैं आपको आइंदा के वीलॉग में ये बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ख़तरात पैदा होंगे और उन ख़तरात से निमटने के लिए हुकूमत को प्रोएक्टिवली इक़दाम करने पड़ेंगे। वरना ये ना हो कि जब इलेक्शंस करीब हों तो फिर हम 2017-18 वाले करंट अकाउंट डेफिसिट के लेवल पे पहुंच जाएं और जो आने वाली हुकूमत हो उसको दोबारा IMF के पास एक बैगिंग बॉल वो कशकोल उठाकर दोबारा IMF के पास ना जाना पड़े। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।